नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की दो क्लास हो चुकी है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता और परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में। वहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी, घर कैसे थे, सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है नगर नियोजन। नगर नियोजन या नगर व्यवस्था के बारे में हड़प्पा सभ्यता को पहचाना जाता है कि अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे व्यवस्थित सुव्यवस्थित नगर नियोजन और वहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी वो सर्वोत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता में जो आवास थे वो शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीकरण, नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता भी कहा गया है। कई इतिहासकारों ने इसको नगरी क्रांति कहा है। तो हड़प्पा की सबसे मुख्य विशेषता है नगर नियोजन। क्या खास था नगर नियोजन में? इस समय जो शहरों में सड़क व्यवस्था थी, नगर नियोजन में जो सड़कें बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, वो ग्रिड पैटर्न पर थी। ग्रिड पैटर्न मतलब जाले टाइप में। जैसे ग्रिड में होता है कि एक मुख्य सड़क है और इससे बाकी सड़कें जुड़ी हुई है। इसको चेस पैटर्न भी कहा गया है, चेस बोर्ड पैटर्न। जैसे चेस के खाने होते हैं आपस में मिले हुए, कि कहीं से भी जाओ आप समकोण पे तो मुख्य सड़क पर आप मिल जाएंगे। जो मुख्य सड़क है वो उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ जाती है और इससे बाकी जो छोटी सड़कें होती है, दूसरी सड़कें, वो समकोण पर मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों पे कच्ची मिट्टी की सड़कें प्राप्त हुई है। लेकिन अगर कालीबंगा में आपने देखेंगे, हमने पिछली क्लास में भी देखा है कि केवल कालीबंगा में पक्की सड़कें प्राप्त हुई है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, कच्ची सड़कें थी लेकिन अपवाद था कालीबंगा। कालीबंगा से पक्की सड़कें मिली है। इस बात का ध्यान रखना है कि पक्की सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से। बाकी सभी स्थलों पर कच्ची सड़कें प्राप्त हुई है। नगर में प्रवेश के लिए जो मुख्य सड़क होती वो पूर्वी सड़क थी, जहाँ से प्रथम सड़क स्टार्ट होती थी, और जहाँ पर ये सड़क प्रारंभ होती थी, जहाँ मुख्य सड़क जो होती थी उससे अन्य सड़कें जहाँ मिलती थी, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। और जैसा कि हमने देखा है कि सड़कें कच्चे मिट्टी की बनी हुई थी। कालीबंगा एकमात्र स्थल है कालीबंगा जहाँ से पक्की सड़क मिली है। नगर विन्यास को अगर देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर जो नगर है वो दो भागों में बटे हुए हैं, जिसमें एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला जिसको कहा गया है। जो पश्चिमी टीला होता था उसको किला या दुर्ग कहा जाता था, या आयताकार क्षेत्र होता था। तो जो नगर नियोजन में नगर होता था वो दो भागों में बटा था। सामान्य था क्योंकि तीन तीन भागों में बटा हुआ नगर भी मिलेगा। पहला है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले को क्या कहा गया? किला या दुर्ग। और ये आयताकार होता था। किला भी कह सकते हो आप, दुर्ग भी कह सकते हो। ये पूर्वी टीला था। और पश्चिमी टीला जिसको निचला नगर कहा जाता था, जिसमें सामान्य जनता रहती थी। तो जो पूर्वी टीला है, जिसको क्या कहा गया? निचला नगर। और यहाँ कौन रहता था? सामान्य लोग। यहाँ पर शासक प्रशासक लोग रहते थे और निचले नगर में सामान्य जनता रहती थी। लोथल और सूरकोटदा ये दो स्थल मिले जहाँ पर नगर और दुर्ग दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले हैं। इसका भी ध्यान रखना है कि एकमात्र दो शहर मिले हैं, लोथल और
इसमें दुर्ग वाला हिस्सा और जो सामान्य जनता के रहने वाला हिस्सा था, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए मिले, लोथल और सुरकोटदा में। और ये जो रक्षा प्राचीर थी, इसका जो उद्देश्य था वो एक तो जो लुटेरे होते थे उस टाइम पे, चोर वगैरह, वो शहर से पशुओं को चुरा के न ले जाए, इसके लिए वो सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में सुरक्षा प्राचीर क्यों बनाई जाती थी, तो इसका उद्देश्य था कि चोर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के मवेशी या पशु वगैरह जो होते थे उनको, उनकी लूटपाट न हो, उनकी चोरी न हो, इसके लिए सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। यानी कि इसका मतलब अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए कि शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, तो उस टाइम पर ऐसे बड़े कोई युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हमें। हम ये भी नहीं कह सकते कि युद्ध नहीं हुए होंगे या हमले नहीं होते होंगे, लेकिन साक्ष्य नहीं मिले। तो ये मान के चलते हैं कि जो पशु होते थे उनकी सुरक्षा के लिए ये रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी। अगली यहाँ की खासियत है जल निकासी प्रणाली, जिसमें नालियाँ आती है। क्या खासियत थी यहाँ की नालियों की? यहाँ जो सिस्टम मिला है जल निकासी प्रणाली का, ड्रेनेज सिस्टम, वो इस समय की किसी भी अन्य सभ्यताओं में नहीं मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, मिस्र वगैरह, ये कहीं पर भी इस तरह की ड्रेनेज सिस्टम या जल निकासी सिस्टम नहीं मिला। यहाँ जो नालियाँ बनी हुई थी वो ईंट और पत्थर से ढकी हुई थी। व्यवस्थित नाली बनी हुई है और उसको ऊपर से पत्थर से ढकी हुई है, जैसे आज हम ढकते हैं ऊपर से, ऐसे ढकी हुई थी। और कहीं पर जिप्सम और चूने का प्रयोग भी किया हुआ मिलता है। जो मकान से नाली निकलती है, एक तो मुख्य नाली होती है, और जो मकान से जो छोटी नालियाँ निकलती है वो भी ढकी हुई होती थी। ये यहाँ की व्यवस्था थी। एक तो हमने देखा है कि जो सड़कें थी वो ग्रिड सिस्टम पर बनी हुई थी, लेकिन जो नालियाँ थी वो भी, मान लीजिए कि ये मकान है, यहाँ से नाली जा रही है, ये मकान है, यहाँ से नाली जा रही है, ये मकान है, यहाँ से नाली, ये मकान, यहाँ से नाली, इस तरह से नालियों में भी ग्रिड सिस्टम बना हुआ था और सभी ढकी हुई थी। यहाँ के अगर मकानों को आप देखोगे तो सामान्यतः छोटे आवासीय मकान मिले हैं जिनमें 4-5 कमरे होते थे, लेकिन कुछ मकान बड़े भी मिले हैं, विशाल स्ट्रक्चर मिले हैं, और 2-2 मंजिले भवन भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रत्येक मकान में स्नानागार, जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लास में भी, प्रत्येक मकान में स्नानागार और रसोई घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रसोई घर तो खैर ठीक है, लेकिन स्नानागार भी प्रत्येक मकान में था। मतलब जो हड़प्पा काल के जो मकान थे वो व्यवस्थित प्लानिंग के साथ बने हुए, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मकान में स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार और रसोई ये लगभग प्रत्येक मकान में प्राप्त हुए। और क्या खासियत थी यहाँ की? तो जो घर के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि जो सड़क होती है इसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, और इनके दरवाजे कहाँ खुलेंगे? सड़क की तरफ। लेकिन जो हड़प्पा काल में जो मकान बने हुए थे, इनके सड़क की तरफ नहीं खुले थे मुख्य दरवाजे। मुख्य सड़क की तरफ दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। पीछे एक और गली होती थी, इसमें दरवाजे खुलते थे, इनके एंट्रेंस छोटी गली की तरफ होती थी, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। यहाँ पर कुछ सार्वजनिक भवन भी प्राप्त हुए हैं, जैसे स्नानागार हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का, जिसको आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है। कुछ अन्नागार प्राप्त हुए, बड़े बड़े अनाज को स्टोर करने के लिए। ये सार्वजनिक भवन थे। इस समय जो मकान बनाए जाते थे, वो जो मकान और नालियाँ थी वो पक्की ईंटों के बनते थे, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब ये आपको कंफ्यूज करेगी चीज़ कि कालीबंगा में सड़क तो पक्की प्राप्त हुई है, लेकिन जो ईंटें हैं मकान बनाने की, वो कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो ईंटें बनती थी हड़प्पा काल में, वो 4:2:1 में बनती थी। मतलब ऐसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
तरह से ईंटें बनती थी। उनका व्यवस्थित माप था, 4:2:1 में बनती थी। कालीबंगा में जो फर्श पर ईंटें प्राप्त हुई है वो अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा पर एक फर्श पर वो लगी हुई प्राप्त हुई है अलंकृत ईंटें। तो कालीबंगा पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वहाँ की सड़कें पक्की प्राप्त हुई है और मकान में कच्ची ईंटें थी। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई है और ये जब हमने अलग अलग स्थल पढ़े उसमें इनको पढ़ा है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, तो यहाँ से कोई व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, कोई ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की थी। तो अनुमान ही लगाए जा सकते कि यहाँ पर कौन शासन कर रहा होगा। तो कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धार्मिक प्रमुख, उनका शासन रहा होगा। कुछ का मानना है कि जनतंत्र शासन व्यवस्था थी यहाँ की। कुछ का मानना है कि यहाँ पर विकसित व्यवस्था में व्यापार वाणिज्य था। तो इसको देखकर ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो व्यापारियों के हाथ में रही होगी, जो वणिक वर्ग होता था उनके हाथ में हड़प्पा की शासन व्यवस्था रही होगी। तो ये शासन व्यवस्था के बारे में अनुमान ही है, कोई इसका निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। फिर भी अगर विकल्पों में चुनना हो तो या तो यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा या फिर व्यापारी वर्ग का शासन रहा हो, क्योंकि शासक, एक व्यवस्थित शासक या राजा का कोई यहाँ पर साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सामाजिक जीवन को अगर देखेंगे हड़प्पा काल के समाज को माना जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां प्राप्त हुई है और मोहरों पर जो अंकन है उसके अनुसार ये माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूर्तियां मात्र देवी की प्राप्त हुई है, तो ये माना जाता है कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। इस समय के समाज में 4 वर्ग थे अलग अलग: पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता में अगर वर्ग का पूछे कि कितने वर्ग थे तो सामान्यतः ये माना जाता है कि 4 वर्ग रहे होंगे। और 4 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था विद्वान, जिसको पुरोहित मान सकते हो आप। पुरोहित या विद्वान। दूसरा कौन रहेगा? योद्धा। और तीसरा जो वर्ग था वो व्यापारी था। योद्धा और अधिकारी, कर्मचारी सब इसी में आएंगे। तीसरा वर्ग था यहाँ पर व्यापारी। और चौथा वर्ग था श्रमिक। ये 4 वर्ग थे। और ये जो 4 वर्ग है ये वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था के समान ही है। वैदिक काल में कौन थे? ब्राह्मण, जो कि पुरोहित कह सकते हो आप। दूसरा वर्ग कौन था? क्षत्रिय, जिसको आप योद्धा कह सकते हो। तीसरा कौन था? वैश्य, जिसको व्यापारी कह सकते हो। और चौथा कौन था? शूद्र, जिसको श्रमिक कह सकते हो। तो इसके आधार पर भी ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के आर्य लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। हड़प्पा सभ्यता से ही बाद में वैदिक सभ्यता बनी है। ये कई विद्वानों का एक तर्क होता है। और कई लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो संस्थापक थे वो द्रविड़ लोग थे। तो द्रविड़ लोग अगर हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक थे तो वर्ण व्यवस्था द्रविड़ों द्वारा दी गई है, ये भी माना जा सकता है, क्योंकि इस समय 4 वर्ग समाज में उपस्थित थे और ये 4 वर्ग वैदिक समाज में भी है। तो या तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक आर्य एक ही है, वैदिक हड़प्पा सभ्यता से ही वैदिक आर्य या वैदिक संस्कृति बनी है। और अगर हड़प्पा सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता माने या द्रविड़ लोगों द्वारा संस्थापित माने तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि आज जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, समाज में 4 वर्ग है, ये द्रविड़ों की दी हुई है। लेकिन यहाँ
जो इतिहासकार है वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो चार चतुर्वर्ण व्यवस्था है वो द्रविड़ द्वारा दी हुई नहीं है। ये कुल मिलाकर जो समाज को बांटने वाले इतिहासकार है, इतिहास दर्शन में हमने पढ़ा है ना कि लोग अपना प्रचार करते हैं, ये उन टाइप के इतिहासकारों का काम है। सिर्फ कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ इतिहासकार ऐसी चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर इस पर आपको ही निर्णय करना है कि जो चारों वर्णों की जो ये व्यवस्था है, अगर इसको द्रविड़ों द्वारा स्थापित माने हड़प्पा सभ्यता को, तो चतुर्वर्ण व्यवस्था भी द्रविड़ों द्वारा दी गई है। और आर्यों में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उससे यहाँ पर साम्यता है। तो या तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापना या संस्थापक या पोषक आर्य लोग रहे होंगे, या फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो द्रविड़ और आर्य है वो भी एक ही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सामान्यतः शांत प्रिय लोग थे। यहाँ पर किसी बड़े युद्ध का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, और युद्ध में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे तलवार, ढाल, हेलमेट, कवच वगैरह ये भी प्राप्त नहीं हुए। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस समय कोई बड़े युद्ध नहीं होते होंगे। वस्त्रों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। सूती वस्त्र भी पहनते थे लोग और ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। और आभूषणों में महिला और पुरुष दोनों रत्न आभूषणों को धारण करते थे। भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया जाता था। तो ये यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए एक तो नृत्य करते थे, जैसे आदिवासी लोगों में आपने देखा होगा जनजाति के लोग नृत्य करते थे। पशुओं की लड़ाई करवाते थे, मुर्गे वगैरह इस टाइप के जानवरों को लड़ाते थे, ये उनके मनोरंजन का साधन था। पासे का खेल मनोरंजन का साधन था, शतरंज टाइप का खेल होता था पासे का खेल। तो माना जाता है कि ये इनके मनोरंजन के साधन रहे होंगे। यहाँ अगर आप अंतिम संस्कार को देखोगे तो 3 प्रकार के अंतिम संस्कार हमें देखने को मिले हैं, जिसमें एक है समाधि, दूसरा है आंशिक समाधि और तीसरा है दाह संस्कार। क्या फर्क होता है तीनों में? समाधि में ये होता है कि व्यक्ति को मृत होने के बाद उसको दफना दिया जाता है, इसको समाधिकरण या पूर्ण समाधिकरण कहा जाता है। दूसरा होता है आंशिक समाधि। आंशिक समाधि कैसे होगी? जो व्यक्ति मर जाता था उसे पहले कुछ समय के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। तो जंगल में छोड़ देते हैं तो उससे जो जंगली जानवर और कुछ पक्षी होते हैं, जैसे गिद्ध, चील, इस टाइप के जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, वो उसका मांस खा लेते थे। उसके बाद उसके शरीर का जो स्ट्रक्चर बचता है, हड्डियाँ वगैरह, उसको वापस इकट्ठा करके किसी कलश वगैरह में रख के उसको जमीन में गाड़ देते थे। तो ये आंशिक समाधिकरण हो गया। आंशिक समाधि मतलब कि कुछ उसके अंश जो बचे उसकी समाधि, बाकी जो मांस वगैरह होता था शव का, वो जानवर और पशु पक्षी जंगली जानवर ये खा लेते थे। तीसरा होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार में व्यक्ति को सीधा जला दिया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें शव को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। तो अंतिम संस्कार की यहाँ पर 3 विधियाँ थी, समाधिकरण, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। तो मतलब दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। जिन कलश में या पात्र में उस व्यक्ति के अवशेषों को रखकर दफनाया जाता था उस पर एक पक्षी का चित्र होता था, मोर। मोर का चित्र उस पात्र पर चित्रित किया जाता था या अंकित किया जाता था। इसका ध्यान रखना है कि जो शव पात्र होते हैं उस पर किस जीव का या किस पक्षी का, अगर पक्षी का भी पूछ लिया जाए तो मोर, और किस जीव का पूछ लिया जाए तो भी मोर का चित्र उस पर चित्रित रहता था। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था को देखोगे तो ज़्यादातर यहाँ पर लौकिक सभ्यता थी। ये धर्म उपस्थित तो था लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं था, कर्मकांड वगैरह इतने प्रभावी नहीं थे, प्रभावशाली स्थिति में नहीं थे। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए उसके अनुसार ये माना जाता है या ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग एक तो मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि समाज मातृ सत्तात्मक था। ये हम मानकर चल रहे हैं कि समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। तो मातृ देवी की पूजा करते एक तो, और पुरुष देवता में पशुपतिनाथ
की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष, जल, लिंग, योनि, इन सब की पूजा की जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजा मातृ देवी की होती थी। और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूर्तियां मातृ देवी की प्राप्त हुई है। मातृ देवी को मार्शल ने पृथ्वी देवी कहा है, पृथ्वी देवी या पृथ्वी माता या उर्वरा की देवी। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर 3 मुख वाले एक पुरुष या योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसके सिर पर 3 सींग है। और इस मुहर पर 5 प्रकार के पशुओं का भी अंकन है, 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का इस पर अंकन है। जिसमें अगर आप बाईं तरफ देखोगे तो गेंडा और एक भैंसा अंकित है, दाईं तरफ देखोगे तो हाथी और एक चीता अंकित है। चीते को व्याघ्र भी माना जाता है, व्याघ्र या चीता। और सामने की तरफ 2 हिरण बने हुए हैं। ये माना जाता है कि ये पशुपति शिव का अंकन है, ये पशुपति है। मार्शल ने इसको आद्य शिव भी कहा है। तो अगर पूछा जाए कि पशुपति शिव का अंकन कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और विवरण आपको बता ही दिया है कि इस पर गेंडा, भैंसा, हाथी, चीता और हिरण का अंकन है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जीव का अंकन नहीं है, तो खासकर गाय का अंकन इस पर नहीं है। यहीं पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, गाय या बैल का चित्र इस पर प्राप्त नहीं है। बैल वाली मोहर या वृषभ मोहर अलग है। जो पशुपति शिव की मोहर है, इस पर बैल, गाय इस टाइप के चित्र नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। 5 जानवरों के चित्र है, गेंडा, भैंसा, हाथी, चीता और 2 हिरण। हिरण की 2 आकृतियां हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। पशुपति, योगेश्वर, नटराज इस रूप में शिव की पूजा की जाती थी। मातृशक्ति की पूजा की जाती थी, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी और वृषभ की पूजा की जाती थी। इस समय की सभ्यता में यज्ञ, योग, मूर्ति पूजा, जल की पूजा, प्रतीकों की पूजा, ये सब इस समय उपस्थित थी। और माना जाता है कि जो आज की जो भारतीय धार्मिक व्यवस्था है, इसमें ये मूर्ति पूजा, योग, यज्ञ वगैरह ये सब सिंधु सभ्यता से ही आए हैं। और हमने पहले भी देखा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य जिसके अनुसार ये माना जा सकता है कि जो आर्य सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता का ही उत्तराधिकारी है, या सिंधु सभ्यता से ही ये बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमने देखा है कि पूजा पद्धति, समाज की व्यवस्था, ये सब वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में एक समान है। मूर्ति पूजा की शुरुआत भी सिंधु सभ्यता से होती है। कालीबंगा से अग्नि कुंड मिले हैं, जो यज्ञ करने के लिए जो हवन कुंड बनते हैं, यज्ञ वेदी, वो वहाँ से प्राप्त हुई है। स्वास्तिक और चक्र पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और माना जाता है कि जो स्वास्तिक होता है वो सूर्य पूजा का प्रतीक है। आज भी सूर्य पूजा के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। तो स्वास्तिक कोई आज का नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का है, और ये भी वैदिक सभ्यता में प्रचलित है। और क्या था, तो जो नाग पूजा है वो भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा काल में नाग की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुए जिस पर पशु बलि के प्रमाण है। वृक्षों में देखेंगे कि सबसे पवित्र वृक्ष कौन सा है, तो पीपल सबसे पवित्र वृक्ष है। इस बात का ध्यान रखना है कि पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र है। और ये पीपल का वृक्ष वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता में भी, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस पीपल को अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। पक्षियों में अगर देखोगे तो बतख को सबसे पवित्र माना जाता था। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पवित्र पक्षी कौन सा था? बतख। और बतख को क्या कहा जाता था? फाख्ता। इसी को फाख्ता कहा जाता था। बतख के अलावा जो सबसे और पवित्र पक्षी माना जाता था वो था मोर। और इस मोर को कहा जाता था हाजा। ये हाजा पक्षी है। ये पूछा जाए अगर मान लो कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र पक्षी कौन सा था, और सबसे पवित्र में अगर रैंक में बतख और मोर दोनों अगर आए, तो सबसे पवित्र बतख था, मोर दूसरे नंबर पर था। मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण पक्षी था, लेकिन जो सबसे पवित्र था वो बतख था। इस बात का ध्यान रखना है। मंदिर हड़प्पा सभ्यता में केवल बनवाली में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है जो माना जाता है कि ये मंदिर रहा होगा। बाकी उसके अलावा मंदिर के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी नहीं मिले। आर्थिक जीवन में हड़प्पा काल की
सभ्यता को देखोगे तो हड़प्पा काल की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर निर्भर थी। यहाँ पर व्यापार भी व्यवस्थित था और कृषि और पशुपालन भी व्यवस्थित स्थिति में था। हड़प्पा सभ्यता वैसे तो व्यापार प्रधान थी, आजीविका और जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो इसमें आएगा कृषि। और कालीबंगा को जब हमने पढ़ा तो हमें उसमें ये मिला है कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेतों को हल से जोता जाता था और ऐसा माना जाता है कि ये हल लकड़ी के रहे होंगे। बलूचिस्तान से बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए और बांध को क्या कहा जाता था? गवरबंद। ये बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। और शोर्तगई, ये अफगानिस्तान में, शोर्तगई से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शोर्तगई ये अफगानिस्तान में है। और यहां से प्राप्त हुआ है नहर के साक्ष्य। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बाकी जो बड़े बड़े शहर है वहां से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। तो अन्नागार क्यों प्राप्त हुए हैं? अन्नागार मतलब जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था। और अनाज को स्टोर करके कब रखा जाएगा? जब अनाज की उत्पादन ज़्यादा होगा, तो अनाज का उत्पादन ज़्यादा होगा तभी उसको स्टोर करके रखा जाएगा। तो अन्नागार के साक्ष्य मिले, इसका मतलब ये है कि कृषि उत्पादन एक्सेस था, जरूर मतलब आवश्यकता से ज़्यादा या अच्छी स्थिति में विकसित कृषि व्यवस्था थी। अनाज का उत्पादन अच्छा होता था तो उसको अन्नागार में भंडार करके रखा जाता था। फसलों को काटने के लिए पत्थर का हंसिया प्रयोग में किया जाता था, जैसे आज लोहे का किया जाता था उस टाइम पे पत्थर का किया जाता था। फसल कौन कौन सी उगाते थे? तो हड़प्पा काल में चावल, गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूज, मटर, कपास, तिल, राई, सरसों, ये फसलें उगाई जाती थी। लेकिन हमने जब देखा था ताम्रपाषाण काल और पुरा पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ये पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल जब हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि रागी की खेती प्रारंभ हो गई थी। लेकिन हड़प्पा काल से रागी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और न ही गन्ने का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लेकिन कपास हड़प्पा काल में उगती थी, उगाई जाती थी, इसकी खेती होती थी। और सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता था। इसलिए जो यूनानी लोग थे उन्होंने कपास को सिंडोन कहा है। सिंडोन मतलब जो सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है। पशुपालन में हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, इस तरह के जानवर पालते थे। गुजरात का नेसदी नगर पशुपालन का मुख्य केंद्र था इस टाइम पर। नेसदी, गुजरात। ये गुजरात में है। ये पशुपालन का मुख्य केंद्र था हड़प्पा काल में। सबसे महत्वपूर्ण या विशेष महत्व वाला जानवर की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा संस्कृति में कुबड़ वाला जो बैल होता है, जिसको वृषभ बोला जाता है, वो महत्वपूर्ण जीव था, महत्वपूर्ण जानवर। घोड़े के अस्थिपंजर केवल सुरकोटदा या सुरकोटड़ा, ये गुजरात में है। तो घोड़े के अस्थिपंजर केवल सुरकोटदा, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा या सुरकोटड़ा दोनों एक ही चीज है, गुजरात में है ये। और ये एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें प्राप्त हुई है, घोड़े की कहीं से दांत मिला है, कहीं से मूर्ति मिली है, लेकिन का अस्थिपंजर केवल यहां से मिला है। और ये गुजरात के लोग हाथी भी पालते थे। हाथी पालन गुजरात में होता था।
शिल्प कला की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर कांसे का प्रयोग किया जाता था। शिल्प कला, कांसे को कैसे बनाते थे, तो ये तांबा और टीन को मिक्स करके कांसा बनाया जाता था। यहाँ पर जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो कुम्हारों द्वारा चाक से निर्मित किए जाते थे। इस टाइम पे जो मृदभांड होते थे वो लाल काले रंग के मृदभांड होते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है एमपीपीएससी में खासकर कि इस काल में कौन से मृदभांड प्रयोग किए जाते हैं या इस टाइप के मृदभांड किस समय प्रयोग किए जाते हैं। तो हड़प्पा काल में सामान्यतः लाल और काले मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। लोहे के कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए और न ही कोई तलवार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस समय उद्योगों की बात करेंगे तो जो वस्त्र उद्योग है, वस्त्र निर्माण का उद्योग, वो सबसे प्रमुख था। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्य उद्योग कौन सा था, यह है वस्त्र निर्माण। और ये वस्त्र निर्माण की कला भारत में जब तक अंग्रेजों का राज स्थापित नहीं हो जाता तब तक विकसित अवस्था में ही रही है। तब से लेकर हड़प्पा सभ्यता से लेकर अंग्रेजों के आने तक। अंग्रेजों के आने के बाद जब इन्होंने देखा कि कपड़ों की इतनी वैल्यू है सूती वस्त्रों की, तो फिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है और वहाँ पर मशीनों से कपड़े बनने प्रारंभ होते हैं और भारतीय कपड़ा उद्योग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सीप और मोती उद्योग विकसित था ये लोथल और बालाकोट में, जो अरब सागर वाले हिस्से में तटीय शहर है ये या तटीय स्थल है। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। व्यापार को अगर देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अलग अलग सभ्यताओं से इसके व्यापार होते रहते थे और व्यापार जो होता था वो मुख्य रूप से वस्तु विनिमय पर आधारित था। मैंने आपको कुछ सामान दिया, बदले में आपसे मैंने कुछ सामान ले लिया। सिंधु सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध है वो सुमेरियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मतलब इन मिस्र और सुमेरिया से सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। सुमेरिया में या सुमेरियन लेख में सुमेरिया के व्यापारी एक मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे, ऐसा वहाँ के एक लेख में प्राप्त हुआ है। तो जो मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया है ये इसको माना जाता है कि ये सिंधु प्रदेश के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुए जिस पर सुमेरियन नाव का अंकन प्राप्त हुआ है। सुमेरिया में जिस प्रकार की नावें होती है उस तरह का चित्र यहाँ पर उस मुद्रा पर मुहर पर अंकित है। तो ये माना जाता है कि वहाँ पर कुछ बेचा होगा तो बदले में उन्होंने ये मुहर दी होगी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के शहरों से प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ जो मोहरें बनती थी या प्रचलित होती थी वो मेसोपोटामिया के शहरों में प्राप्त हुई, जैसे सुसा, ऊर, निप्पुर, कीश, उम्मा, ये शहर है मेसोपोटामिया सभ्यता के। वहाँ से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है। तो इससे ये माना जाता है कि जो व्यापार था सुमेरिया से मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच में ये ठीक ठाक स्थिति में रहा होगा। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, ये भी विदेशी मोहरें थी। लोथल से फारस की मोहर प्राप्त हुई है। और दिलमुन और माकन ये विदेशी व्यापार में बिचौलिए का काम करते थे। दिलमुन और माकन। आज की स्थिति में कहाँ पर है ये दोनों जगह? तो दिलमुन आज की स्थिति में बहरीन है और जो माकन है वो ओमान है। तो बहरीन और ओमान ये व्यापार में बिचौलिए का काम करते थे। जैसे आज अगर आप देखोगे तो जो दुबई है यूएई, वो एक तरह से बिचौलिया है। बहुत सारा माल दुबई जाता है और वहाँ से फिर अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो दुबई क्या काम करता है? उत्पादन नहीं करता है, वो कहीं से माल आ रहा है और कहीं पे भेज रहा है। तो इस तरह से बहरीन और ओमान, बहरीन को दिलमुन कहा जाता था और ओमान को माकन कहा जाता था, ये बिचौलिए का काम करते थे। सिंधु काल में लोथल, बालाकोट, सुरकोटड़ा, सुतका गेंडोर, अल्लादीनो ये सब बंदरगाह शहर थे। अरब सागर के तट पर स्थित है ये और सारे बंदरगाह शहर है। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे या मेलुहा के जो लोग थे इनको नाविकों का देश कहा जाता था और काले विदेशी लोगों की भूमि,
ये भी सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द कि ये जो सिंधु प्रदेश है ये नाविकों का देश है और काले विदेशी लोगों की भूमि है। व्यापार में सबसे ज़्यादा आयात बहुमूल्य पत्थरों का किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर और धातुओं का प्रयोग किया जाता था। लोथल एक मुख्य व्यापारिक बंदरगाह था जिससे मिस्र का व्यापार होता था। हमने लोथल में पढ़ा इसको। पूर्व बंदरगाह ये मेसोपोटामिया में प्रवेश करने का मुख्य बंदरगाह था। तो इसका भी ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया में प्रवेश करने के लिए मुख्य व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? ऊर था। और भारत में कौन सा था? लोथल। माप तोल के लिए जो तोल की इकाई थी वो 16 के अनुपात में होती थी, 16, 32, 64 ऐसे। और जो बाट होते थे वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। मोहनजोदड़ो से एक सीप का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है और लोथल से हाथी दांत का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से एक मिट्टी का बना हुआ स्केल प्राप्त हुआ है। तो इन तीनों का ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो से सीप का, लोथल से हाथी दांत का और कालीबंगा से मिट्टी का जो पैमाना प्राप्त हुआ है। पैमाना मतलब स्केल। व्यापार में जो चीज़ें आयात करते थे, बहुमूल्य चीज़ें, हमने देखा है बहुमूल्य वस्तुएं और धातुएं आयात की जाती थी। तो चांदी और टीन का आयात अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। और सोने का आयात ईरान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से किया जाता था। तांबे का आयात राजस्थान से किया जाता था, खेतड़ी और बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। हिमालय जो क्षेत्र था, एरिया, वहाँ से शिलाजीत मंगवाया जाता था। अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से लाजवर्द मंगवाया जाता था। लाल गोमेद राजस्थान से आता था, राजस्थान, काठियावाड़, कश्मीर से। सेल खड़ी मुख्य रूप से बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से आती थी। शंख और कोड़िया ये गुजरात से आती थी, गुजरात और दक्षिण भारत से। गुजरात में खासकर कच्छ और सौराष्ट्र, ये कुछ आयातित वस्तुएं थी। इसके बाद आती है लिपि। हड़प्पा में जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ जो लिपि प्रचलित थी वो भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसको पिक्टोग्राफिक भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के टाइम पे जो लिपि है भाव चित्रात्मक, जिसको पिक्टोग्राफिक लिपि कहा जाता था। इसकी खासियत ये है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। हम अभी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता में लिखी जाती थी ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसको बुस्ट्रोफेडन या सर्पिलाकार रूप में लिखा जाता था। तो अगर ये पूछा जाए कि हड़प्पा लिपि किस रूप में लिखी जाती थी तो बुस्ट्रोफ्रेडन। और ये भाव चित्रात्मक थी, मतलब इसमें चित्र होते थे, चित्र और चिन्ह। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें 52 चिन्ह है। और हड़प्पा लिपि में अभी तक लगभग 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हो चुके हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित चिन्ह है वो मछली का रहा है। ये प्रश्न भी बनता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा चिन्ह प्रचलित था हड़प्पा लिपि में? तो मछली का। हड़प्पा काल की लिपि के ज़्यादातर नमूने मुहरों पर प्राप्त हुए। जो सेल खड़ी की मुहरें थी उनसे प्राप्त होते थे। एक व्यक्ति है फादर हेरास, उनका मानना है कि ये जो हड़प्पा लिपि है ये तमिल लिपि का आदि स्वरूप है। मतलब कि तमिल लिपि जो है वो हड़प्पा लिपि से आए हैं, ये फादर हेरास का मानना है। भाषा को अगर देखोगे तो यहाँ की जो बलूचिस्तान में ब्राहुड़ जनजाति है, ब्राहुड़ भाषा बोलती है और इसको द्रविड़ भाषा का एक रूप माना जाता है। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी जो भाषा है और संस्थापक है वो द्रविड़ लोग रहे होंगे। मुहरों को यहाँ से देखोगे तो हड़प्पा काल से लगभग 2000 मुहरें प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लगभग 500 मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और ये मुहरें सेल खड़ी पत्थर से बनती थी, मिट्टी होती है एक तरह से सेल खड़ी, उसकी बनती थी। कुछ जगह से तांबे की भी मुहरें प्राप्त हुई है, जैसे लोथल और देसलपुर में चांदी की लोथल और देसलपुर में तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। और इन मुद्राओं पर जो सिंधु काल की मुद्राएं थी या मुहरें थी, इन पर या तो लघु लेख लिखे होते थे और जानवरों की आकृतियाँ होती थी। ज़्यादातर पर जानवरों की आकृतियों के साथ छोटे छोटे लेख लिखे होते थे।
और सबसे ज़्यादा मुहरें वर्गाकार होती थी। वर्गाकार मतलब चारों कोने वाली, बराबर, चौकोर। इसके अलावा कुछ आयताकार भी प्राप्त हुई, कुछ गोलाकार भी है, कुछ बेलनाकार मुद्राएं भी प्राप्त हुई है मुहरें। कुछ मुहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है और इस व्याघ्र का वेदों में कहीं पर उल्लेख नहीं है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर ऐसी प्राप्त हुए जिस पर जो चित्र अंकित थे, माना जाता है कि सुमेरियन पौराणिक कथा में एक पात्र है गिलगमेश, गिलगमेश का चित्र है। ये पूछ लिया जाए कि गिलगमेश कहाँ का पौराणिक पात्र है, तो ये सुमेरियन है, सुमेरिया का पौराणिक पात्र है। हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा मात्रा में आग में पकी हुई मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिसको टेराकोटा मूर्ति कहा जाता है। और इन मूर्तियों का प्रयोग या तो पूजा के लिए किया जाता था या फिर खेलने के लिए खिलौनों के रूप में किया जाता था। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मात्र देवी की थी या नारी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई है। और जो मूर्तियाँ बनती थी इसको हाथ से बनाया जाता था। इन मूर्तियों को चिकोटी पद्धति जिसको बोलते हैं, पिच एंड प्रेशर, इस विधि से ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मूर्तियों में देखोगे तो ज़्यादातर मूर्तियाँ पशु पक्षियों की होती थी। मनुष्यों की मूर्तियाँ यूँ मान के चलिए कि 1/4 मूर्तियाँ ही मनुष्य की थी, बाकी पशु पक्षी इनकी बनती थी। पशुओं में भी सबसे ज़्यादा कुबड़दार वृक्ष की थी। पक्षियों में देखोगे तो गौरैया की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ हैं। तो ये देखा हमने कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापार, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति का विनाश कैसे हुआ है या समाप्त कैसे हुई है, इसके बारे में माना जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई, लगभग समाप्त होने वाली थी। उत्तर हड़प्पा के स्थलों की भारत में बात करें तो लगभग 980 स्थल उत्तर हड़प्पा सभ्यता के खोजे गए। और रंगपुर, प्रभास पत्तनम, ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर हड़प्पा काल में एक गांधार कब्र संस्कृति थी, जहाँ का एक स्थल है कटेलाई। और इस कटेलाई से 2 ऐसी कब्रें मिली है जहाँ पर मालिक के साथ घोड़े को दफनाया गया है। और हमने पीछे देखा है कि घोड़े के अस्थि पंजर केवल सुरकोटदा, गुजरात से प्राप्त हुए। तो इस बात का ध्यान रखना कि मालिक के साथ घोड़े को कहाँ दफनाया गया, तो ये कटेलाई में दफनाया गया। कटेलाई, यहाँ पर मालिक के साथ घोड़े को दफनाया गया। ये गांधार कब्र संस्कृति का ये स्थल है। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति के रूप में परिवर्तित हो गई और ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। तो एक ये भी कारण माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में स्थापित हो गई। और ग्रामीण सभ्यता को अगर देखोगे तो आर्य सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता है। इसलिए इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो समाप्त नहीं हुई है, वो वैदिक सभ्यता में परिवर्तित हो गई है, जो शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में बदल गई है। उत्तर हड़प्पा का एक स्थल है भगवानपुर। भगवानपुरा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है और ये उत्तर हड़प्पा स्थल है। और इस तरह की पकी हुई ईंटें हड़प्पा या हड़प्पातर स्थल में बाकी कहीं पर भी नहीं पाई गई है। पकी हुई ईंटें सिर्फ यहीं से प्राप्त हुई है। इसके पतन के लिए इतिहासकार अलग अलग तर्क देते हैं कि ये इसका पतन कैसे हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था। जैसे व्हीलर को अगर पढ़ोगे तो उनका कहना है कि सिंधु सभ्यता पर इंद्र ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए उसका पतन हो गया। इंद्र इस सभ्यता का पतन का जिम्मेदार है। एक और है राम प्रसाद चंद्रा, उनका कहना है कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता समाप्त हुई है। हालांकि कई इतिहासकार इस सिद्धांत का खंडन भी करते हैं। जॉर्ज डेल्स उनमें से एक है कि आर्य का आक्रमण नहीं हुआ था, इसके पतन के कुछ और कारण है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने या विद्वानों ने अलग अलग अपने तर्क दिए। जैसे गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, राम प्रसाद चंद्रा, पिगट, इनका मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। जबकि एस.आर. राव और जॉन मार्शल मेके, इनका मानना है कि बाढ़ आई होगी, इससे ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये भूकंप से समाप्त हुई है। और के.यू.आर. केनेडी को हमने देखा था कि मलेरिया के कारण ये सभ्यता समाप्त हुई होगी। कुछ इसको जलवायु परिवर्तन के कारण इसका समाप्त होना मानते हैं।
कुछ मानते हैं कि पारिस्थितिक असंतुलन था, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। कुछ का मानना है कि जो घग्गर हकरा नदी थी वो सूख गई, इसके कारण यहाँ से लोगों का पलायन हो गया। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क है। तो इसमें यह भी माना जा सकता है कि जो KUR केनेडी का कहना है कि मलेरिया के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है, हो सकता है कि मलेरिया के कारण इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ हो, और जिस तरह से कोरोना आया था और लोग क्वारंटाइन हुए थे, तो हो सकता है कि हड़प्पा काल में भी ये मलेरिया वाकई में मलेरिया महामारी के रूप में आया हो, और यहाँ के लोग अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बिखर गए होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हड़प्पा का कोई शहर है और यहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं। इन्होंने देखा कि कोई बीमारी आई, अब इनको नहीं पता है कि ये मलेरिया है। इस बीमारी का इनके पास कोई इलाज नहीं है, और इनको पता है कि जब हम अलग अलग रहेंगे तो बच सकते हैं, तो यहाँ से लोग अलग अलग क्षेत्रों में बिखर गए। तो जो 100 लोग एक शहर में रहते थे, अब ये 10-10 लोग 10 छोटे छोटे गाँव में रहने लगे होंगे। 10 छोटे गाँव में रहने लगे होंगे तो अपने साथ खेती बाड़ी तो ले नहीं जा सकते, तो क्या ले जा सकते हैं? जानवर ही ले जा सकते हैं। तो ये अपने साथ पशुओं को ले जा गए होंगे, तो ये पशुपालक बन गए, ग्रामीण हो गए। छोटे छोटे समुदाय में बढ़ गए तो ये ग्रामीण हो गए, खेती नहीं कर सकते तो पशुपालक बन गए। अपने साथ धातु के जो बर्तन है वो नहीं ले जा पाए होंगे, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन उपयोग करना प्रारंभ किए होंगे। छोटे छोटे कबीलों में रहना प्रारंभ किया होगा, और पशु इनका मुख्य आधार बन गए। तो पशुओं के लिए लड़ाइयाँ प्रारंभ हुई होगी, क्योंकि पशु ही यहाँ पर धन बन गया। और ये सारे जो कैरेक्टर है ये वैदिक सभ्यता के हैं। तो ये भी संभव है कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त नहीं हुई होगी, और यही सभ्यता अपने आप को परिस्थिति के अनुसार अनुकूल करती हुई वैदिक सभ्यता बन गई होगी। तो अगली क्लास में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है, कैसे आई, किस तरह से इसका विकास हुआ, उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। ये यहाँ पर समाप्त होता है हमारा हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपको पूरी हड़प्पा सभ्यता ठीक से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।